क्या कभी आपने सोचा है कि जिस खूबसूरती पर पूरी दुनिया मरती हो, वही खूबसूरती किसी के लिए गहरी पीड़ा का कारण बन सकती है। झुमुर, जो अपने अमीरी के गुरूर और चकाचौंध भरे फैशन में लिपटी एक ऐसी गुड़िया थी जिसे लगता था कि हर पलटती नजर उसकी सुंदरता की जीत है। पर शांक राय, वो कलाकार जो रंगों से ज्यादा रूह को पढ़ता था, उसके लिए झुमुर का ये सरेआम श्रृंगार किसी बलि चढ़ते बकरे की तड़प जैसा था। सुप्रसिद्ध लेखक सुकुमार सिंह राय की एक कालजयी रचना सपनों के पार, प्यार, अधिकार और एक कलाकार के स्वाभिमान की वो अनकही दास्ता है जो आज की इस बनावटी दुनिया को एक कड़वा आईना दिखाती है। सुनिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड की एक ऐसी भावुक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए अपनी आंखें मूंदिए और महसूस कीजिए उस कमरे के सन्नाटे को जहां पायल की छमछम के साथ झुमुर दाखिल होने वाली है और शांत राय अपने दिल का वो कड़वा सच एक कहानी की शक्ल में बयां करने जा रहा है। सच पूछो तो जब झुमुर खिलखिलाकर हंसते हुए किसी धनुष की तरह मुड़ जाती है तो ऐसा लगता है मानो उसकी हंसी से सीधे तीर छूट रहे हों। जब वो पलट कर देखती है तो उसकी वे भंवरे जैसी काली आंखें किसी जानी मानी एक्ट्रेस के देखने के अंदाज की नकल करती हुई लगती हैं। सड़क पर निकलते वक्त उसकी साड़ी का पल्लू हमेशा उसकी नाभि के नीचे बंधा होता है। चवन्नी के आकार की वो सुंदर नाभि साड़ी के बाहर झांकती रहती है और रास्ते पर चलते हुए लोग बड़ी आसानी से उसे अपनी आंखों से पी जाते हैं। ये सब देखकर झुमुर का दिल खुशी से भर उठता है। उस वक्त वो खुद को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मान बैठती है और जब वो बिना बाजू का ब्लाउज पहनकर किसी भीड़ भरी बस में चढ़ती है और बैठने की जगह न मिलने पर अपने दोनों हाथ उठाकर ऊपर लगा डंडा पकड़कर खड़ी होती है तो बस के सारे यात्री उसे बस एकटक घूरते ही रह जाते हैं। उस वक्त भी झुमुर मन ही मन सोचती है कि वो सचमुच बहुत सुंदर है, वरना लोग उसे इस तरह पलट पलट कर क्यों देखते। लेकिन मुझे झुमुर की ये बेशर्म हंसी, आंखों का वो अजीब सा जादू, नाभि के नीचे साड़ी पहनना और बिना बाजू का ब्लाउज पहनकर खुद पर इतराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर दिल की बात कहूं तो ये सब बुरा लगने के बाद भी आज तक मैं कभी उसके मुंह पर इस बात का खुलकर विरोध नहीं कर पाया। शायद झुमुर के सामने यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर भी ये सोचकर ही मेरा मन सबसे ज्यादा खुशी से भर उठता है कि झुमुर मेरे पास आती है। झुमुर अपनी मर्जी से कैसा भी सज धज क्यों ना कर ले, वो बिना सजे भी बड़ी प्यारी लगती है। उसके पूरे बदन पर कच्ची हल्दी के रंग कैसी चमक है, मानो सारे शरीर को मोम से रगड़कर चमकाया गया हो। उसके थोड़ा सा हिलने डुलने पर भी रूप की वो दमक छलक उठती है। उसकी भरी पूरी जवानी जैसे छलक पड़ती है। अंडे जैसे गोल चेहरे पर तोते की चोंच जैसी हल्की सी मुड़ी हुई नाक है। सिर के बालों के किनारों को हंसी की तरह मोड़कर काटा गया है। उसकी दोनों बाहें गठीली और सुडौल हैं। चवन्नी के आकार की वो सुंदर नाभि बिल्कुल ऐसी लगती है मानो किसी छोटी चिड़िया का प्यारा सा घोंसला हो। अपने भरे हुए कूल्हों पर वो कोई भी साड़ी जब कसकर बांधती है तो वो उस पर बहुत ज्यादा झंझती है। एक बात मैं कहूं तो झुमुर बहुत रूपवती है। झुमुर के आगे मेरा तो कोई मोल ही नहीं है। मेरे पास कोई रूप नहीं है, ये बात मैंने कई लड़कियों के मुंह से सुनी है। केवल झुमुर ने ही आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझमें कोई खूबी भी नहीं है, यह ताना भी मैंने अनेक लड़कियों से सुना है, किंतु झुमुर ने यह सुनकर भी कभी इसे सच नहीं माना। उसकी नज़रों में मैं बहुत बड़ा इंसान हूं और आने वाले वक्त में और भी बड़ा बनूंगा, परंतु मैं स्वयं इस बात को मान नहीं पाता। इसे मानने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। अपने खुद के बड़ा बनने की बात भला कोई पहले से कैसे सोच सकता है। मैं तो यही मानता हूं कि मैं भी अन्य 5 लोगों की तरह ही एक बहुत आम इंसान हूं। अपने बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मैं कूंची पकड़कर तस्वीरें बना सकता हूं, बस मेरी हद यहीं तक है। और अगर कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहना ही हो तो ये कह सकता हूं कि यहां वहां मेरे चित्रों की कुछ अपनी एकल प्रदर्शनी लगी हैं और ऐसा सुना है कि मेरी तस्वीरों को देखकर बहुत से लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ की है। अपने कानों से मैंने कभी ये नहीं सुना, ऐसे सुनने की मेरी कभी किस्मत ही नहीं रही, किंतु झुमुर ने यह जरूर सुना है। वो बाहर से सुनकर आती है और बहुत उमंग से कहती है कि आज मैं मशहूर चित्रकार शांत राय की चित्र प्रदर्शनी की तारीफ सुनकर आ रही हूं।
ये बताते बताते झुम्मुर के गले में रुकी हुई खुशी मानो किसी झरने की तरह फूट पड़ती है। झुम्मुर की इस खुशी के पीछे जो प्यारा सा सपना छिपा था, सच पूछो तो उसे समझने में मुझे जरा भी परेशानी नहीं हुई। मैंने मन ही मन यही सोचा कि तुम सपने देखती रहो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपने देखने में ही असली सुख मिलता है। परंतु जब कोई सपना टूटता है तब क्या होता है? तब उसमें कोई खुशी बाकी नहीं रहती, वहां केवल गहरा दुख और उदासी ही रह जाती है। झुम्मुर का इस तरह से सपने बुनना या मेरा इस अनसोचे ढंग से उस सपने को पा लेना, क्या ये सब किस्मत का कोई पक्का फैसला है? झुम्मुर अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। उसके पिता रेलवे में एक बड़े अफसर हैं और उसकी माँ एक अच्छे स्कूल में असिस्टेंट टीचर हैं। उनके घर में अपने रुतबे और अमीरी का एक बड़ा भारी गुरूर है। झुम्मुर के रहन सहन को देख के ही ये बात साफ समझ में आ जाती है। हर घंटे अपनी महंगी साड़ियाँ और कपड़े बदलना और चेहरे पे महंगे ब्रांड का सलीकेदार मेकअप करना उसका रोज का काम है। होठों को दबा के धीरे धीरे नए हिंदी गानों की धुन गुनगुनाते रहना उसकी आदत है। ये सब झुम्मुर की अपनी मनमर्जी की दुनिया है, जिस पे सिर्फ उसी का राज चलता है। झुम्मुर जब तब मुझसे यही कहती रहती है कि मैं तो अपने बापी और मामूनी के खेलने की एक प्यारी सी गुड़िया हूं, वे लोग मुझे मेरी पसंद की हर चीज लाकर देते हैं। अगर तुम भी मेरे साथ मेरी दुनिया में आ जाओ तो वे तुम्हें भी बहुत कुछ देंगे। पर सच कहूं तो मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता और ना ही किसी के हाथों की कठपुतली बनना चाहता हूं। मुझे तो दिन भर अपना खून पसीना एक करके सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि ये मेहनत की कमाई ही मुझे मेरे आने वाले कल को देखने की असली ताकत देती है। वक्त मेरे पास हमेशा से ही बहुत कम रहा है, पर झुम्मुर इस बात को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहती, और वो समझना नहीं चाहती इसीलिए बार बार मेरे पास चली आती है। वो आकर बस मुझे परेशान ही करती है। इसे परेशानी के अलावा और क्या कहूँ। जब किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती तो इंसान उसे परेशानी ही मानता है। झुम्मुर आकर कहती है कि घर में बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगा है, चलो कहीं बाहर किसी मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख आएं या किसी मॉल में ही घूम आएं। आजकल तो मैं झुम्मुर के मुंह पर ही साफ कह देता हूं कि नहीं, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, तुम चाहो तो अकेली ही बाहर घूमकर आ सकती हो। ये सुनते ही झुम्मुर का खिला हुआ चेहरा अचानक बहुत उदास और गंभीर हो जाता है। उसके उस उदास चेहरे की तरफ देखते ही मुझे उस बीते हुए दिन की याद आ जाती है जब मैं पहली बार झुम्मुर को अपने साथ लेकर सड़क पर घूमने निकला था। सच पूछो तो उस दिन रास्ते पर चलते हुए झुम्मुर बिल्कुल एक उड़ते हुए सफेद बगुले की तरह अपनी साड़ी का पल्लू हवा में लहराती हुई मजे से चली जा रही थी। मैं भी उसके साथ ही चल रहा था, पर सड़क पर चलने वाले किसी भी इंसान ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। सबकी नजरें बस झुम्मुर पर ही अटकी हुई थीं और वे सब उसे बड़ी अजीब और भूखी नजरों से घूरे जा रहे थे। उस वक्त राहगीरों की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे झुम्मुर के उस नाजुक और खूबसूरत बदन को अपनी नजरों से ही निगल जाना चाहते हों। लोगों को इस तरह घूरता देखकर झुम्मुर ने बड़ी ही नासमझी से मुझसे कहा, देख रहे हो ना, तुम्हारी अमानत पर लोग कैसी बुरी नजर डाल रहे हैं। ये सुनकर मेरे भीतर गुस्से की एक आग सी भड़क उठी। मेरा वो सारा गुस्सा झुम्मुर के ऊपर ही था। फिर भी मैं उसे अपना गुस्सा दिखा नहीं पाया और न ही उसके मुंह पर यह कह पाया कि वे लोग तुम पर कोई प्यार भरी नजर नहीं डाल रहे हैं झुम्मुर। असल में वे सब तुम्हारा उघड़ा हुआ बदन देख रहे हैं। तुम्हें सुंदर कहने की उन्हें कोई परवाह नहीं है। मैं ये सब उसे क्यों नहीं कह पाया, ये बात मैं खुद भी नहीं जानता। क्या ये मेरे मन की कोई गहरी कमजोरी है या फिर बात कुछ और ही है? न जाने कितनी ही बार झुम्मुर किसी तेज आंधी की तरह दौड़ते हुए मेरे कमरे के एकांत में आई है और बैठकर अपनी खुशी के किस्से मुझे सुनाए हैं। सच कहूं तो उसकी वे बातें मुझे कभी रास नहीं आईं। फिर भी मैं कभी उसके सामने उन बातों का खुलकर विरोध नहीं कर सका। झुम्मुर पूरी आजादी के साथ अपनी धुन में चहकते हुए कहती, अरे सुनोगे क्या, आज एक बड़ा ही मजेदार किस्सा हुआ है। मैं बस इतना ही कहता कि क्या हुआ है। वह कहती कि पड़ोस वाले घर के नवाब को तो तुम जानते ही हो ना। मैंने पूछा कि क्या बिशु की बात कर रही हो? उसने कहा कि हाँ, बिशु नहीं, आज मुझे मोबाइल पर कॉल किया था। जानते हो वो मुझसे क्या कह रहा था? मैंने चिढ़कर कहा कि बिना तुम्हारे बताए भला मुझे कैसे पता चलेगा।
वह बड़े ही मजे से बताने लगी कि वह कह रहा था, तुम्हारी दोनों आंखें इतनी सुंदर हैं कि उन्हें देखते ही मेरे सीने में एक अजीब सी मीठी चुभन होने लगती है। तुम्हारी मुस्कान भी बहुत स्वीट है, बिल्कुल चीनी से भी ज्यादा मीठी। जब तुम लाल साड़ी पहनती हो तो एकदम एक्सीलेंट लगती हो, बिल्कुल उस मशहूर हीरोइन दीपिका पादुकोण की तरह। अभी जो तुम फोन पर बात कर रही हो, जानते हो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लग रहा है मानो तुम्हारी आवाज से एकदम प्योर हनी टपक रहा हो। और इतना कहते ही उसने फोन पर मुंह से एक बड़ी सी चुम्मा लेने वाली आवाज निकाल दी। फिर झुमुर ने मुझसे पूछा कि जानते हो उस वक्त मैंने क्या किया? मैंने भी तंग आकर कह दिया कि मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं जो बिना तुम्हारे बताए सब कुछ जान जाऊंगा। मेरी बात सुनकर झुमुर बोली, अरे बाप रे, बात करते वक्त माहौल बनाने के लिए ऐसा तो कहना ही पड़ता है। खैर, अब आगे सुनो कि मैंने बिशु से क्या कहा। मैंने बिशु से कहा कि मेरी आवाज तो तुम अभी सुन ही रहे हो, तो अब बताओ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? सच पूछो तो मुझे पहले इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि झुमुर इस तरह से अपनी आवाज भी बदल सकती है। मैंने उसकी वो नकली आवाज सुनकर कहा कि ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये तुम्हारी असली आवाज नहीं है, लेकिन ये आवाज है किसकी? झुमुर ने हंसते हुए बताया कि ये आवाज हमारे घर में खाना बनाने वाली मोक्षदा मौसी की है। मैंने बिल्कुल उसी की तरह आवाज बनाकर तुम्हारे उस नवाब को करारा जवाब देते हुए कहा कि बाबू, क्या मैं आपकी ये सारी बातें अपनी दीदी मोनी को जाकर बता दूं? मेरी बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से वो हड़बड़ाकर बोला कि कौन? आप कौन बोल रही हैं? झुमुर ने मजे लेते हुए कहा कि मैं दीदी मोनी के घर की रसोइया मोक्षदा बोल रही हूं बाबू। उधर से बस एक ही शब्द सुनाई दिया कि नॉनसेंस, और इतना कहते ही उस घबराए हुए आशिक ने तुरंत फोन काट दिया। ये मजेदार किस्सा सुनाते सुनाते झुमुर ने मेरी तरफ देखा और अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर खिलखिलाते हुए किसी धमुष की तरह मुड़ गई। झुमुर की ये मनगढ़ंत कहानी सुनकर बिना हंसे काम नहीं चलने वाला था, इसलिए मैंने भी बस एक फीकी सी मुस्कान दे दी। मैं अपने दिल में बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि झुमुर ने अपना रुतबा और अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए ही ये पूरी झूठी कहानी रची है। फिर भी मैंने उसके मुंह पर कोई विरोध नहीं किया और बस हूं हां करते हुए उसकी पूरी कहानी सुनता रहा और हां में हां मिलाते हुए अपनी गर्दन हिलाता रहा। लेकिन आज अगर झुमुर मुझसे मिलने आ गई तो क्या होगा? सच कहूं तो वो जरूर आएगी, क्योंकि वो मुझसे वादा कर चुकी है। और आकर अगर उसने कहा कि चलो आज कहीं बाहर किसी मॉल में घूम कर आते हैं। हाँ, वैसे वो तो यही कहेगी, क्योंकि वो हर रोज यही बात कहती है। तो फिर आज का दिन भला कैसे खाली जा सकता है? क्या आज मैं झुमुर के मुंह पर सच सच कह दूंगा? क्या मैं उसे अपने मन के उस सबसे गहरे और छिपे हुए विचार के बारे में बता पाऊंगा? पर ये सब मैं उससे कहूंगा कैसे? क्या मैं सीधे कह दूंगा कि नहीं झुमुर, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी कहीं बाहर घूमने नहीं जाऊंगा? और अगर झुमुर ने मुझसे पलटकर पूछ लिया कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते, तब मैं उसे भला कैसे समझाऊंगा कि तुम्हारी नाभि के नीचे बंधी हुई वो साड़ी, वो बिना बाह का खुला हुआ ब्लाउज और तुम्हारी वो बेशर्मों जैसी खिलखिलाती हंसी, ये सब मेरे मन को बहुत गहरी ठेस पहुंचाता है। जब तुम इस तरह का पहनावा पहनकर मेरे साथ सड़क पर चलती हो तो रास्ते के लोग तुम्हें पूरी तरह से नंगा ही समझते हैं। क्या मैं उसे इसी तरह से सारी बात कह दूंगा, या फिर इस सब कहने का कोई दूसरा तरीका भी है? आखिर दिल का ये कड़वा सच उसके सामने किस तरह से बयां किया जा सकता है? लो, फिर वही आहट आ गई, एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज। ये तो पक्का झुमुर के आने की ही आहट है। सच पूछो तो झुमुर के मेरे कमरे में कदम रखने से पहले ही उसके पैरों की पायल की छम छम मुझे दूर से ही बता देती है कि झुमुर आ रही है। मैं तुरंत खुद को उसके सामने जाने के लिए तैयार कर लेता हूं। मन में सोचता हूं कि आज झुमुर से क्या कहूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैं झुमुर को जिंदगी की ही कोई गहरी कहानी सुना दूं? इतने में झुमुर कमरे के अंदर आ गई। मेरे सामने पड़े उस लाल सोफे पर बैठते उसने पूछा कि अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है? मैंने बेपरवाही से कहा कि अभी कुछ सोचा नहीं है। वो चहकते हुए बोली कि तो चलो पास वाले मल्टीप्लेक्स में कोई फिल्म ही देखाते हैं। मैंने मना करते हुए कहा कि नहीं, अभी बस कुछ ही देर में तेज बारिश होने वाली है। ये सुनकर झुमुर ने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ एक नजर दौड़ाई। बाहर काले बादलों का एक भारी जत्था मंडरा रहा था। ठंडी हवा बाहर किसी तूफान की तरह टकरा रही थी। बाहर से नजर हटाकर झुमुर मेरी तरफ देखते हुए बोली,
कि तो क्या अब हम गूंगे बनकर बैठे रहेंगे? मैंने कहा कि गूंगे क्यों रहेंगे, तुम कोई अच्छी सी कहानी सुना दो। वो चिढ़कर बोली कि मैं क्या कहानी सुनाऊं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तुम्हारी इच्छा है तो तुम ही कुछ सुना दो। मैंने मन ही मन सोचा कि क्या सुनाऊं। अगर इसी बहाने मैं झुमुर को अपने दिल का वो गहरा दर्द कहानी बनाकर सुना दूं तो कैसा रहेगा? क्या झुमुर मेरी इस कहानी से मेरे दिल का असली मतलब समझ पाएगी? मैंने तय किया कि चलो आज सुनाकर ही देखता हूं। मैंने उससे कहा कि क्या तुम एक कहानी सुनोगी? तुम्हें देखकर मेरे मन में एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है। झुमुर ने मेरी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अनमनी ढंग से कहा कि हाँ सुनाओ। मैंने सुनाना शुरू किया। मान लो इस कहानी का नाम है एक नौजवान लड़के और लड़की की कहानी। सोच लो कि वो लड़का बहुत ही आम सा है। अगर उसके दिल में कोई बहुत बड़ा सपना है भी तो वो उसे आसानी से जाहिर नहीं करता। वो तो बस अपने मन की भूख मिटाने के लिए कैनवस पर रंग और कूंची चलाता रहता है। उसके लिए सुकून से जिंदा रहना ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन उसकी जिंदगी में पसंद और नापसंद का एक साफ पैमाना है। वो एक सच्चा कलाकार है और एक कलाकार का मन खूबसूरती के साथ साथ उस नंगेपन को भी पसंद करता है, लेकिन सबके सामने, बीच सड़क पर नहीं, बल्कि बंद कमरे के एकांत में। उस लड़के की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बड़े ही अमीर घराने में लाड़ प्यार पर पली बढ़ी है। वो लड़की उस कलाकार के गहरे मन को बिल्कुल समझना नहीं चाहती। उसने कभी उसे जानने की कोशिश भी नहीं की। यही उस लड़के और लड़की के बीच सबसे बड़ी खाई है। जब वो लड़की उस लड़के के पास आती है तो लड़के को कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे लड़की से चिढ़ नहीं है, बल्कि उसके उस दिखावे और सज धज से नफरत है। नाभि के एकदम नीचे खिसकाकर साड़ी पहनना, बिना बाह का ब्लाउज पहनकर बस में चढ़ जाना, हीरोइनों की तरह आंखों को मटकाना और बात बात पर बिना किसी शर्म के खिलखिलाकर हंसना, ये सारी बातें हमेशा उस लड़के की पसंद के खिलाफ बगावत करती हैं। आखिर में तंग आकर वो लड़का अपने दिल की बात कह ही देता है कि तुम्हारे इस सस्ते दिखावे की वजह से तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। ये सुनकर तो उस लड़की को हैरानी होनी ही थी। वो सच में हैरान रह जाती है। वो बहुत अचंभे में भरकर उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम्हें फैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है? वो लड़का बड़ी शांति से जवाब देता है कि मुझे फैशन बहुत पसंद है, लेकिन फैशन के नाम पर शरीर का ये नंगापन मुझे बिल्कुल रास नहीं आता। इस पर वो लड़की उससे पूछती है कि लेकिन ऐसा क्यों? तब वो लड़का अपने दिल की सारी बातें एक एक करके उस लड़की के सामने रख देता है। वो कहता है कि जब तुम इस तरह सज कर सड़क पर चलती हो तो रास्ते के लोग तुम्हें अपनी नजरों से निगल जाना चाहते हैं। उस वक्त तुम खुद को बहुत सुंदर मान बैठती हो, पर क्या तुम जानती हो कि उस वक्त मैं क्या सोचता हूं? मुझे लगता है कि वे लोग मेरे उस निजी हक को लूटना चाहते हैं जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, और तुम अपनी मर्जी से हंसते हंसते अपना रूप उन लोगों में बांटती रहती हो। ये सब देखकर मेरा मन बलि चढ़े हुए किसी बकरे की तरह तड़पने लगता है। इस गहरी पीड़ा को तुम कभी नहीं समझोगी। वो लड़का आगे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बात रुक गई। रहने दो, मैं सब समझ गई हूं। अब तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे ये कहानी पहले क्यों नहीं सुनाई? झुमुर ने मेरी कहानी के बीच में ही मुझे टोकते हुए कहा। मैंने बड़ी शांति से जवाब दिया कि मुझे कभी इसका सही मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर झुमुर ने बात को और आगे नहीं बढ़ाया। वो अपने गाल पर हाथ रखकर सोच के किसी गहरे समंदर में डूब गई, मानो वो उस समंदर की गहराई से कुछ कीमती मोती ढूंढकर निकालने की कोशिश कर रही हो। उसे वे मोती मिले या नहीं ये तो मैं नहीं जान पाया, पर इसके बाद वो वहां और नहीं बैठी। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई। खड़े होकर उसने बड़े सलीके से खींचकर अपनी साड़ी को ठीक किया। उसके माथे पर जो बाल बिखरे हुए थे उन्हें भी उसने अपने हाथों से पीछे कर लिया। मैंने मन ही मन सोचा था कि जाते वक्त झुमुर कम से कम कुछ तो कहकर जाएगी, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बिल्कुल खामोशी के साथ मेरे कमरे से बाहर चली गई। बाहर उस वक्त बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। आज उस तेज बारिश में झुमुर पक्का पूरी तरह से भीग जाएगी। समाप्त।